इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी आंसर की अगर आप 90 से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो यू आर कंफर्टेबली इन द गेम और आप अपने मेंस की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर। इस बार अगर आपको मेंस में अच्छे स्कोर करने हैं ना तो सिंपल दो चीजों पे फोकस करना है, आंसर राइटिंग स्किल्स पे, क्योंकि जो मेंस है वो पढ़ने का एग्जाम नहीं है, लिखने का एग्जाम है, राइट। आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप लास्ट डिटेल तक मास्टर कर लेते हो ना तब जाके आपका आंसर राइटिंग का फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ 8 फुल लेंथ टेस्ट लिखता था तो हम उसको आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स भी सिखा देते थे थ्रू आउट डिस्कशंस और एक्स फैक्टर भी इंक्लूड करना सिखा देते थे थ्रू आउट द डिस्कशंस। तो अगर आपने ये तीन चीज कर ली, आपका टॉपिक, आपका कंटेंट जो है वो 360 डिग्री अप्रोच से कंप्लीट हो जाएगा और टॉपिक कवरेज भी अच्छा होगा। द थिंग इज कि जब बॉल बाय बॉल पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तो टॉपिक पीवाईक्यू तो मिल जाएंगे, बट उस टॉपिक पे कितना 360 डिग्री आपको घूमना है, एक कोई थीम मिल पा रही है क्या, वो आप नहीं पकड़ पाओगे। प्रीलिम्स अब ओवर हो चुका है। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमॉन्ग द एस्पिरेंट्स रिलेटेड टू द कट ऑफ। और आप देखोगे तो हमने भी अपनी आंसर की निकाली है, नॉट ओनली अस बट देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स। अगर आप देखोगे उन्होंने भी आंसर की लाई है और देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द आंसर कीज ऑफ ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट। बट फिर भी जो स्टूडेंट्स अगर 90 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी आंसर की अगर आप 90 से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो यू आर कंफर्टेबली इन द गेम और आप अपने मेंस की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दो। नाउ प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के लिए आ रही है जो 80 से 90 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, राइट। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिलो 80, राइट, अगर आप 78 और 79 स्कोर कर रहे हो अराउंड, तो देखो इस बार एग्जाम निकालना थोड़ा मुश्किल या प्रीलिम्स का निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट, क्योंकि कट ऑफ इतना भी नीचे नहीं जाने वाला। मेनली टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स जो 80 से 90 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, दे आर क्वाइट कंफ्यूज्ड। वो इस समय कंफ्यूजन के स्टेट में हैं, उनको मोटिवेशन नहीं मिलना पढ़ने का, राइट, और भी बहुत सारी परेशानियों से वो गुजर रहे हैं। सो व्हाट आई वुड से इज कि अगर आप देखोगे इस साल तो यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से आप 83 पा रहे हो और कट ऑफ 83 चल जाए, राइट, यू कैन गेट लकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हो, अगर आपने अपना प्रीलिम्स का स्कोर लेट्स से मिलाया है और आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हो तो यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द मेंस, राइट। अभी कैसे मेंस की प्रिपरेशन करनी है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर ट्राइंग टू सेट। नाउ एक बात और जो समझने की है कि अगर आपने ये जो विंडो है अपने पास 10 से 15 दिन का, जब तक कि हमारा रिजल्ट नहीं आता, अगर आपने इसको वेस्ट कर दिया ना तो आप ये समझ लो कि आपने अपना मेंस कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सो अगर आप 80 प्लस ला रहे हो, अगर आप मेरी बात मानो तो यू शुड स्टार्ट द मेंस प्रिपरेशन। 10-15 दिन बाद जब भी रिजल्ट आएगा, आई थिंक 10 जून के आसपास आ जाएगा, तो जो भी रिजल्ट रहेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बट हो सकता है कि आप लकी हो जाओ और लेट्स से आपका कट ऑफ के अराउंड नंबर आए और आप कट ऑफ क्लियर भी कर लो, तो उसके लिए अगर आपने इस समय वेस्ट कर दिया, अभी आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, अपने अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा जो आपको मिला हुआ है मींस को लिखने का, वो आप लूज कर दोगे, राइट। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन जो लोग 80 प्लस लिस्ट से स्कोर कर रहे हैं प्रीलिम्स में, तो मेंस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, कितना पढ़ना है, ये जो सारे डाउट्स होते हैं ना एक स्टूडेंट के मन में, वो सारा आज हम एड्रेस कर लेंगे इस सेशन में। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो मेंस की प्रिपरेशन है, यहां से लिखता हूं मैं कि जो मेंस की प्रिपरेशन है, अब दिख रहा होगा, राइट। तो उसमें इस बार अगर आपको मेंस में अच्छे स्कोर करने हैं ना तो सिंपल 2 चीजों पे फोकस करना है, राइट। अगर आप लिख सकते हो तो उसको लिखते भी जाओ। सिंपल आपको 2 चीजों में फोकस करना है। पहला क्या, आपके आंसर राइटिंग स्किल्स पे, आंसर राइटिंग स्किल्स पे, क्योंकि जो मेंस है वो पढ़ने का एग्जाम नहीं है, लिखने का एग्जाम है, राइट, ऑप्शंस को टिक करने का एग्जाम नहीं है। दूसरा, आपको किस पे फोकस करना है कि आपको आंसर राइटिंग स्किल तो आ गई बट आपके पास कंटेंट ही नहीं है, तो क्या करो। लिखने के लिए टॉपिक कवरेज भी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए आपके पास, राइट। तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। कंटेंट का मतलब क्या है कि टॉपिक्स आप ढंग से कवर करके जा पा रहे हो, 360 डिग्री कवरेज ऑफ टॉपिक है, टॉपिक पे कितना डेप्थ में जाना है, वो सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए, तब जाके आप मेंस क्लियर कर पाओगे। यानी कि अगर आपको आंसर राइटिंग आती है, आंसर राइटिंग स्किल्स अगर आपके पास है और आपने कंटेंट भी अच्छे से इन 3 महीनों में टॉपिक कवरेज अच्छा कर लिया,
टॉपिक में कितना डायमेंशन में, कितना डेप्थ में जाना है, वो सारी चीजें आपको आ गई, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आप मेंस को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे। ठीक है, मेन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब वही चीज मैंने स्लाइड पे यहाँ पे डाली हुई है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, यू कैन आल्सो टेक द स्क्रीनशॉट दिस, राइट। आंसर राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। कंटेंट से मेरा मतलब ये हो गया कि कवरेज भी अच्छी होनी चाहिए टॉपिक्स की, टॉपिक्स के अंदर कितना डीप में जाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तब आप जाके मेंस को अच्छे से निकाल पाओगे, राइट। प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाओगे, राइट। बाकी कुछ अनफॉर्चुनेट होता है तो उसको हम कह नहीं सकते, राइट। नाउ अभी जो आंसर राइटिंग स्किल है ना, ये भी यहां रुक नहीं जाती, इसको हमको लास्ट डिटेल तक समझना पड़ेगा। अगर आप ये देखो कि जो आंसर राइटिंग स्किल है उसमें भी दो चीजें हैं, यानी कि आपको आंसर राइटिंग के फंडामेंटल पे भी मास्टर करना पड़ेगा, प्लस अपने आंसर्स में एक्स फैक्टर भी डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो तो आपको ये करना पड़ेगा, और मैं आगे बढ़ के आपको बताता हूं कि आप आंसर राइटिंग स्किल्स को कैसे मास्टर कर सकते हो इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो आंसर राइटिंग का जो फंडामेंटल्स है ना, वो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। अब आंसर राइटिंग के फंडामेंटल से मेरा क्या मतलब है कि आपको स्ट्रक्चरिंग आनी चाहिए क्वेश्चन की, कंटेंट कैसे कॉपी में डालना है वो आना चाहिए। यहां पे हम उस कंटेंट की बात नहीं कर रहे, टॉपिक कवरेज या प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे, कंटेंट कैसे कॉपी में डालना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो वो भी एक पार्ट है इसका, वो आना चाहिए। प्लस आपके कॉपी का प्रेजेंटेशन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, जो कि यहां लिखा हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें जब आप लास्ट डिटेल तक मास्टर कर लेते हो ना, तब जाके आपका आंसर राइटिंग का फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद भी यहां रुकने की जरूरत नहीं होती, फिर आपको अपने आंसर्स में एक्स फैक्टर भी इंक्लूड करना पड़ता है। अब एक्स फैक्टर से मेरा क्या मतलब है कि बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, जैसे हम क्या करते हैं थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स पे तैयार करते हैं। ठीक है, अब वो हमारा स्टूडेंट जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आ जाएगा, तो इस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हम क्या करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ है, हम क्या करेंगे कि जो टॉप रैंकर्स हैं, जैसे इस बार के जो भी रैंकर्स रहे हैं, उनमें जो हाईएस्ट स्कोरर है पर जीएस पेपर, उनकी कॉपीज लेते हैं। 5-6 रैंकर जो टॉप स्कोरर है उनकी कॉपीज लेंगे, एनालाइज करेंगे उनके क्या इनोवेशंस हैं, क्या एक्स फैक्टर्स हैं, क्या उनके लिए काम किया, यूपीएससी को क्या पसंद आ रहा है, कुछ नई टेक्निक आ गई क्या, इंट्रोडक्शन लिखने का कुछ नया तरीका आ गया क्या, वो सारी चीजें जो है एक्स फैक्टर होती है। ये हम कोशिश करते हैं कि अब इस टाइम पे बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इनकलकेट करने की कोशिश करें, स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करें, ताकि वो भी अपनी कॉपीज में ये सारी चीजें ला पाए, राइट। तो मेंस को क्लियर करने की दो चीजें, एक आंसर राइटिंग, दूसरा कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आंसर राइटिंग के अंदर भी दो पार्ट आ जाएंगे, एक फंडामेंटल्स पे स्ट्रांग होना चाहिए आपका, और दूसरा एक्स फैक्टर भी कॉपी में आना चाहिए, राइट। एंड ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर मेंटर सपोर्ट, राइट। नाउ लास्ट ईयर तक हम क्या करते थे कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ 8 एफएलटी कम से कम लिख ले, ये हम सोचते थे कि हमारे साथ 8 एफएलटी अगर कोई लिख पा रहा है, यहां अगर विजिबल नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ 8 फुल लेंथ टेस्ट लिख देता था, तो हम इसको आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स भी सिखा देते थे थ्रू आउट डिस्कशंस, और एक्स फैक्टर भी इंक्लूड करना सिखा देते थे थ्रू आउट द डिस्कशंस। बट एक्चुअली होता क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आए, 2 एफएलटी लिखे और चले गए। ठीक है, 3 एफएलटी लिखे, उसके बाद वो लिख नहीं रहे। एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं, सर ऑप्शनल पे फोकस करना है, सर अभी तक हमारा कंटेंट ही नहीं तैयार है, हमारा सब्जेक्ट तैयार नहीं हो पा रहा है। तो वो हमारे साथ 2 और 3 एफएलटी लिखे, और उसके बाद बाकी सारी चीजें हमको उनको सिखाने का मौका भी नहीं मिल पाया, राइट। तो इस साल, और वो जो सारे स्टूडेंट्स भी थे वो काफी डिजर्विंग स्टूडेंट थे, अगर उनको सही तरीके से लिखवा लिया होता तो वो शायद रैंक भी बन जाते। तो उसका इस बार काउंटर हमने क्या किया कि जो आंसर राइटिंग के जो फंडामेंटल्स है ना, इसकी 5 फ्री वीडियोस में हमने अपने पूरे इंफॉर्मेशन को डेंस पैक करने की कोशिश की, और 5 फ्री वीडियोस हम निकाल के ला रहे हैं पहले। और आप देखोगे वो वीडियोस रिलीज भी हो रही हैं। पहली वीडियो आई थिंक 2 दिन पहले रिलीज हो चुकी है, आज एक वीडियो 7:30-8 बजे के आसपास रिलीज हो जाएगी। तो वो फंडामेंटल्स जो है, जो एक स्टूडेंट हमसे लगातार सीखता था थ्रू आउट डिस्कशंस, वो पहले ही कर सकता है, और उसके बाद उन फ्रेमवर्क्स को बार बार अप्लाई करवा सकते हैं हम थ्रू डिस्कशन। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा जो एक्स फैक्टर है, वो तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में डिस्कशंस के थ्रू ही किया जा सकता है, उसको सिखाया एज सच वीडियो बना के नहीं जा सकता, राइट। तो आई थिंक आंसर राइटिंग को कैसे मास्टर करना है वो आप समझ गए होंगे। पहला फंडामेंटल्स के लिए हमने 5 वीडियोस ला रहे हैं, आप उनको जरूर देखिए, दे आर वेरी हाई क्वालिटी वीडियोस। आई थिंक मार्केट में आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी। सो दोज आर फ्री इनिशिएटिव बाय द सिविल्स डेली। उसका एक्स फैक्टर के लिए तो आपको डिस्कशंस करना पड़ेगा हमारे साथ। लेट्स से
कॉपी जब आप लिख के आओगे तभी आपने जो मिस्टेक्स किया या किसी चीज को कैसे बेहतर लिख सकते हैं वो हम तभी सिखा सकते हैं, राइट। उसके लिए कुछ हम प्री या कुछ जर्नलाइज थिंग वीडियो बना के नहीं दे सकते, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो साल भर जो हमारे साथ स्टूडेंट्स स्मैश मेंस में जुड़े रहते हैं उनको हम कैसे ट्रेन करते हैं आंसर राइटिंग की फंडामेंटल्स पे, कि आफ्टर द डिस्कशन, आफ्टर ईच डिस्कशन जो भी टेस्ट हुआ, लेट्स से पॉलिटी का टेस्ट 1 हुआ और सेशन 3 था, उसमें क्या स्टूडेंट के इश्यूज थे कॉपी में, फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ कंटेंट एंड डिमांड, तो जो सजेशन दिए गए उसको वो लिखा हुआ है। अगेन ऑन द इशू ऑफ बेटर इंट्रोडक्शन, क्या सजेशन दिया गया, वो सारा कुछ हम डिफाइन करके नोट कर लेते, सो दैट एक स्टूडेंट जब हमारे पास वापस प्रीलिम्स, क्योंकि जब वो प्रीलिम्स पढ़ेगा वो सारी मेंस की चीजें भूल जाएगा, राइट। और वापस से जब वो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जब हमारे पास आएगा, हमारे पास ये पूरा डेटा रखा रहता है उसका, वी हेल्प देम कि देखो तुम्हारा ये इशू से इसको पहले रिवाइज कर लो ताकि तुम्हारा आंसर राइटिंग के फंडामेंटल पे वापस ग्रिप बना पाओ, राइट। तो थ्रू आउट ये चलता रहता है। अगेन दिस इज द सेकंड स्टूडेंट, आप देखोगे ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक रैंडम है, दिस इज थर्ड स्टूडेंट। तो थ्रू आउट हम प्रैक्टिस करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को फंडामेंटल्स पे ग्रिप बना पाए। यही हम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्मैश मेंस प्रोग्राम में उनके साथ करने वाले हैं, कि रैंडम हम किसी को जैसे मॉडल आंसर में ये लिखा है एक डायग्राम बना देना, ऐसा कुछ नहीं होता। डिटेल्ड वे में वी आस्क देम कि कैसे वो बेटर कर सकते हैं, राइट। सो ये तो रहा रिकॉर्ड। नाउ मूविंग ऑन, कि आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में आपको दिखाया कैसे होता है। अब आंसर राइटिंग में एक्स फैक्टर कैसे इंक्लूड किया जा सकता है वो मैं बता देता हूं, कि अगर आप देखे होगे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, यूट्यूब पे अवेलेबल भी होगी, कि सृष्टि दुबे हाउ शी स्कोर्ड फ्रॉम 126 टू 140, फ्रॉम 126 टू 141, राइट। और उसने क्या चेंजेस लाए, 2023 में वो कैसे लिखती थी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, और 2024 में क्या उन्होंने चेंजेस लाए, दिस टेक्निकल थिंग्स, जिसकी वजह से उनका मार्क जो है 15 नंबर बढ़ गया। ऑल दीज थिंग्स वी, क्या हमारा जो इंटरनल टीम है ना वो एनालाइज करके उसका पूरा डेटा बना के रखता है, सो दैट ऑन दीज फ्रेमवर्क्स वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स, राइट। तो जो मैं एक्स फैक्टर की बात कर रहा था आंसर राइटिंग में, कि कैसे एक्स फैक्टर इंक्लूड किया सकता है, वो हम एज ए मेंटर्स, हमारी पूरी टीम उसको एनालाइज करती है, उसका डेटा रिकॉर्ड बना के रखती है इंटरनली, और उसके बेसिस पे हम ट्रेन करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, कि अगर आपको मेंस निकालना है तो फंडामेंटल्स पे तो ग्रिप करना ही पड़ेगा, प्लस अपने आंसर्स में एक्स फैक्टर भी लाना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। फंडामेंटल्स के लिए आप हमारी फ्री वीडियोस देख सकते हैं, सिविल जेली का फ्री इनिशिएटिव है, और एक्स फैक्टर के लिए डेफिनेटली कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, और बाकी ये इंटरनल होता है जो हम जब तक आप कॉपी लिख के नहीं लाओगे हम आपको बता नहीं सकते, राइट। सो दैट इज द सेकंड थिंग। नाउ आंसर राइटिंग के बाद मैंने क्या बोला कि मेंस को निकालने के लिए आंसर राइटिंग भी चाहिए प्लस कंटेंट भी चाहिए। आपको आंसर राइटिंग में आपने महारत कर ली, आपको यही नहीं पता कि लैंडस्लाइड क्या होता है, तो लिखोगे क्या, राइट। नॉर्मल सी बात है कि टॉपिक का भी कवरेज आपके पास होना चाहिए, राइट। तो कंटेंट कैसे तैयार करें इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, दैट इज द गेम, राइट। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कैसे हम कंटेंट तैयार करें ताकि कुछ भी छूटे ना, 360 डिग्री अप्रोच भी रहे, टॉपिक कवरेज भी ज्यादा हो, कितना डेप्थ में जाना है वो भी पता हो, प्लस जो है कुछ भी छूटे ना हो, और टाइम लिमिट के अंदर हो जाए, राइट। जब हमारे पास टाइम लिमिट होता है ना तो हमको अपने लिए एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, राइट। एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। अदरवाइज आप बाउंड्री सेट नहीं करोगे अपने लिए तो बह जाओगे। पता चला कि GS2 ही पढ़ रहे हो आप 1 महीना, ठीक है, 4 महीना ऑप्शनल पढ़ रहे हो, अब 3 महीने में एग्जाम देना, तो 4 महीने ऑप्शनल पढ़ के क्या कर लोगे, राइट। तो विद इन दिस लिमिटेड टाइम कंटेंट को कैसे बेटर प्रिपेयर किया जा सकता है वो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, और आपको यही करना भी है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो कंटेंट के लिए ये 3 स्टेप्स हैं जो हमने लिखे हुए यहाँ पे, एबीसी के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपली आपको ये 3 चीजें करनी है, इसके बाद नहीं जाना, और ये भी 3 चीजें बहुत सिंपल नहीं है, इसमें भी हम बहुत पुश करेंगे आपको, राइट। तो सबसे पहले आपके पास एक बेस नोट होना चाहिए। बेस नोट से मेरा क्या मतलब है कि नोट्स बेस्ड ऑन माइक्रो थीम्स, ठीक है। अब ये क्या है मैं आपको ढंग से समझाता हूं कि आपके पास एक बेस नोट्स होना चाहिए दैट इज बेस्ड ऑन द माइक्रो थीम, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे अभी मैं बताऊंगा आगे। दूसरा जो चीज है कि आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा इस बेस नोट्स पे, ठीक है, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, और करंट अफेयर्स भी अपने पास इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये 3 चीज कर ली, आपका टॉपिक, आपका कंटेंट जो है वो 360 डिग्री अप्रोच से कंप्लीट हो जाएगा, और टॉपिक कवरेज भी अच्छा होगा, डेंस टॉपिक के अंदर डायमेंशन में कितना अंदर जाना है वो भी आपको पता होगा कि क्या डेप्थ आपको पकड़नी है, वो सारी चीजें आपकी बेटर हो जाएंगी। आपके पास कंटेंट भी होगा तब अच्छा,
आपने आंसर राइटिंग स्किल भी सीख ली हमारे साथ, अब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है मीन्स निकालने की बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो बेस नोट से मेरा क्या मतलब है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, ना आप देखोगे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं सिलेबस के कीवर्ड्स पे पहले नोट बनाते थे। ठीक है, अब तो वो नहीं चलता। तो सिलेबस के कीवर्ड पे नोट बनाने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस बहुत इंप्लिसिट है। ठीक है, अगर आपको मैं कुछ दिखा पाऊं तो यहां लिखा हुआ है इंडियन कल्चर, साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब इससे मुझे बहुत प्रिसाइज नहीं पता चल पा रहा है कि मैं किस पे नोट्स बनाऊं। अब नितिन सिंघानिया उठा के आप क्या सब पे नोट्स बना ले, नितिन सिंघानिया का क्या ये करना है? तो अभी कुछ पता नहीं चल पाता है। तो सिलेबस का कीवर्ड कहीं कहीं तो काम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जीएस2 में लोकल बॉडीज दिखाया तो लोकल बॉडीज पे नोट बना लो, वो काम आ जाएगा। बट हर जगह वो नहीं काम आ पाएगा, यानी कि गैप्स रह जाएंगे। और जब भी गैप्स रह जाएंगे तो फिर 360 डिग्री अप्रोच तो आप भूल ही जाओ, राइट? तो पहली बात तो ये कि सिलेबस के कीवर्ड पे नोट बनाने का जो है बहुत ज्यादा मतलब अब बनता नहीं है। मतलब आप बनाइए बट बहुत सारे गैप्स रह जाएंगे। ठीक है, रैंडम। अब नाउ व्हाट पीपल यूज्ड टू डू इज, अगर आप देखोगे मार्केट में अभी और भी क्या चीजें चल रही हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि पीवाईक्यू के नोट बनाते हो। ठीक है, पीवाईक्यू के नोट बनाते हैं, विच इज गुड, राइट, बहुत लोगों के लिए काम करती है। बट पीवाईक्यू सॉल्व करते करते भी गैप रह ही जाता है। आई विल शो यू हाउ। कि लेट्स से आर्ट एंड कल्चर पे ही बात करते हैं। आप देखो इस बार चोला का क्वेश्चन आया था, आई थिंक लास्ट टाइम चोलास पे क्वेश्चन आया, पल्लवास पे क्वेश्चन आया, राइट? मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो हमें ज्वाइन किए दे लेफ्ट इट, राइट? सॉरी यहां पे आ रहा है, मुझे यहां लिखना चाहिए। लेट मी राइट इट अगेन फॉर यू, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। ओके, सो अगर आप देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर में चोला पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, और किस पे आया? पल्लवास पे क्वेश्चन आया। ठीक है, अब आप जब 1-to-1 पीवाईक्यू सॉल्व करते हो ना, बॉल बाय बॉल कमेंट्री करते हो, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है बट आपको एक एनालिसिस नहीं मिल पाती। ठीक है, अब पल्लवास का पढ़ लिया, चोलास का पढ़ लिया, तो वाकाटका का भी पढ़ लें क्या? अब क्या पूरे एंशिएंट इंडिया में जितने किंगडम से सबका पढ़ लें क्या? तो नाउ द थिंग इज कि जब बॉल बाय बॉल पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तो टॉपिक पीवाईक्यू तो मिल जाएंगे बट उस टॉपिक पे कितना 360 डिग्री आपको घूमना है, एक कोई थीम मिल पा रही है क्या, वो आप नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, और जिससे गैप रह जाएगा। नाउ आई विल शो यू कि सिविल जेली में हमने क्या किया कि हमने सिलेबस को और पीवाईक्यू को ना सिंक कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर आप सिलेबस को पकड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कुछ 100 टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, रैंडम पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल लेट्स से कुछ ज्यादा ही टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट? you'll get more टॉपिक्स। बट अब हमने सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस से देखा ना, हमने जब सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस से देखा, वी अराइव्ड एट सर्टेन माइक्रो थीम्स, जहां पे क्या हुआ, हमें कुछ एनालिसिस मिल रही है। एंड दिस एनालिसिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर मेंस। क्यों? क्योंकि मेंस जो है ना आपका एनालिटिकल स्किल ही चेक कर रहा है, राइट? अब मैं आपको जैसे एग्जांपल देके बताता हूं कि अब ये हमारे पास आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस, अब उसके ये पीवाईक्यूज, या तो मैं रैंडम पीवाईक्यूज सारे सॉल्व करके खुश हो जाऊं कि मेरी तैयारी हो गई, या मैं कुछ ऐसे माइक्रो थीम्स पकड़ पाऊं जो यूपीएससी की अति फेवरेट है और जिसमें लेट्स से कुछ नए चेंजेस हुए तो वो उसका बहुत प्रोबेबल है कि वो क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो अगर मुझे अब आर्ट एंड कल्चर पढ़ना हो माइक्रो थीम वाइज तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है आर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है, भक्ति सूफी मूवमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, सिविलाइजेशन एंड देयर हाइलाइट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। सिविलाइजेशन एंड देयर हाइलाइट्स का मतलब क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट? और उनके क्या हाइलाइट्स है, क्या यूनिक फीचर्स है, और क्या वो यूनिक फीचर्स अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप देखोगे तो इन तीनों क्वेश्चंस में ये सिमिलर डायमेंशंस पूछी जा रही हैं। इन तीनों क्वेश्चंस में ये सिमिलर डायमेंशन पूछी जा रही हैं। यहां पे अगर आप देख पाओ तो अगर आप देखोगे कि कौन कौन से मेसोपोटामियन और ग्रीस सिविलाइजेशन के कौन कौन से ट्रेडिशन आज तक प्रिजर्व्ड हैं, यानी कि उनके हाइलाइट्स और उनकी कंटिन्यूटी पूछी जा रही है। अगेन आप देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में क्या इनपुट रहा है। तो जब आप माइक्रो थीम बेसिस पे तैयारी करते हो ना तो टॉपिक तो आपको मिलता ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट उसकी डेप्थ क्या है कि वो वहां की चीजें आज के हिसाब से कैसे कंटिन्यू हो रही हैं वो पूछ रहा है आपसे। तो वो आपको माइक्रो थीम ही बता सकता है, आपको सिंपल सिलेबस पे नोट्स बनाने से नहीं होगा, आपको रैंडम पीवाईक्यू सॉल्विंग से नहीं होगा, वो आपको माइक्रो थीम ही बता पाएगा। तो अगर आपके नोट्स माइक्रो थीम वाइज बनेंगे ना तो पहली बात तो 1 लेवल ऑफ 360 डिग्री कवरेज तो आप लेके जा ही रहे हो, राइट? तो आपको क्या करना है, माइक्रो थीम वाइज नोट बनाना है। कैसे बनाना है? अब क्योंकि टाइम लिमिटेड है
तो हम 2018 से लेकर 2024 तक एक माइक्रो थीम में 2018 से लेकर 2024 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनके टॉपिक्स को निकालेंगे, ठीक है। उन टॉपिक्स के अंदर क्या डेप्थ है, यानी कि क्या डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस पे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस पे नोट्स बनाएंगे। ये कहां लिख रहा हूं मैं इधर लिख रहा हूं, लेट मी राइट इट हियर, राइट, उल्टा पड़ जा रहा है। हाँ, हम क्या करेंगे कि माइक्रो थीम का क्या करेंगे, हम माइक्रो थीम का अगर आप यहां पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेट मी यूज white pen is good, okay, white pen is also good, right? Let me just check it, yeah, it is working good. तो माइक्रो थीम पे आपको क्या करना है कि आपको सारी माइक्रो थीम्स पकड़नी है, ठीक है। और हर एक माइक्रो थीम के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। एक माइक्रो थीम मान लो यहाँ पे बुद्धिज्म लिखा हुआ है या भक्ति मूवमेंट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे फिर दिक्कत आ रही है, लेट मी जस्ट चेंज द पेन टू रेड ओनली। भक्ति मूवमेंट मान लिखा है। अब भक्ति मूवमेंट के सामने कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2018 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन ही उठाओ। क्यों? क्योंकि टाइम कम है। आपकी श्रद्धा है तो आप 2013 से कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2018 से 2024 तक के भी क्वेश्चन उठाओगे तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि 2018 के बाद आप देखोगे थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल में चेंज आया है। यूपीएससी ने थोड़ा सा क्वेश्चन एनालिटिकल टाइप का पूछना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल, कि उनके क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक है। माइक्रो थीम के सामने के क्वेश्चंस उठाने हैं, क्वेश्चंस के अंदर टॉपिक्स देखने हैं, टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है। टॉपिक्स के अंदर क्या डेप्थ है, क्या डायमेंशन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उस पे अब आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। उस पे आपको नोट्स अब इस पे बनाने। अगर आपके पास कोई नोट्स के लिए, कोई कंटेंट के लिए कोई बुक नहीं है, वी हैव एक्सपेक्टर नोट्स फॉर दैट, ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप एक्स फैक्टर का यूज करके उस पे नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अगर आपने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है, आप वेटरन एस्पिरेंट है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको वन पेजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब क्या, कंसोलिडेट करना है। अगर आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है तो आप इसको कंसोलिडेट कीजिए, माइक्रो थीम वाइज अलाइन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने माइक्रो थीम वाइज इस चीज को नहीं किया होगा, आप इसको कोशिश कीजिए कि माइक्रो थीम वाइज अलाइन कीजिए और जहां गैप मिले उसको भर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, दैट इज द बेस नोट्स आपका तैयार होगा। दिस इज द बेस नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। कहां से तैयार होता है, 2018 से 2024 के पीवाईक्यूज के बेसिस पे, राइट। और आप माइक्रो थीम को लेके चलेंगे तो उसके बगल के जो भी टॉपिक्स है वो भी आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। नाउ द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड वैल्यू। अब वैल्यू कैसे ऐड करें? नाउ माइक्रो थीम पे मैं एक और बात बता देता हूं कि सिलेबस की लाइन है ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, ठीक है। अब आपने सिलेबस की लाइन को पकड़ा, जो भी टेक्नोलॉजीज फार्मर को एड करती हैं उस पे आपने नोट्स बना लिया, आपने 50 स्कीम्स लिख दी और भी पॉइंट्स लिख दिए, वे फॉर लिख दिया, सजेशन लिख दिया। बट आप जब माइक्रो थीम को पकड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार माइक्रो थीम में वो एक्चुअली क्या पूछ रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन और मार्केटिंग में काम आ रही है वो बताओ। तो नाउ यू गॉट वन लेवल डीपर और आपको प्रिसाइजली अब आप इस पे नोट्स बना सकते हो एंड दैट कैन हेल्प यू इन द व्हाट, द रियल एग्जाम। सिमिलरली आप देखो टेक इन एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट, एग्रीकल्चर को क्रेडिट देने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, तो उस पे नोट्स बनाओ। तो आपको माइक्रो थीम में ना एक लेवल डीपर जाके एनालिसिस मिलती है और आप बहुत प्रिसाइज होते हैं। आप देखोगे अनिमेश प्रधान का कॉपी, ही वाज वेरी प्रिसाइज विद हिज कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट कैसे बन रहा है, एनालिसिस से बन रहा है। आप सिर्फ रैंडम बहुत सारी पढ़ाई करके राइट टाइम पे राइट चीज रिकॉल नहीं कर सकते। आपके दिमाग में लेयर्ड मैनर में चीजें जो है सेट होनी चाहिए, वो यहीं से पॉसिबल है। एंड दिस इज ऑलरेडी वी हैव डन दिस माइक्रो थीम बुकलेट, आई थिंक इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड दिस इज series unique contribution in the field of UPSC, right? Now हम बात करते हैं अगेन, जो फर्स्ट चीज तो आपको बेस नोट बनाना होगा, वो आप कैसे बनाओगे, माइक्रो थीम के बेसिस बनाओगे। 2018 से लेकर 2024 तक के जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनसे टॉपिक्स निकालोगे माइक्रो थीम वाइज, उनके इश्यूज और डायमेंशंस, डेप्थ कितनी है उस टॉपिक में वो देखोगे। उनके बेसिस पे अल्टरनेट टॉपिक जो हमारे एक्स फैक्टर में दिए गए हैं उनको लेट्स से उन पे नोट्स देखने की कोशिश करोगे, बनाओगे। और आपने अगर ऑलरेडी किया है, आप वेटरन स्टूडेंट हो, जैसे 3-4 अटेम्प्ट आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपने गैप्स को फाइंड आउट करो, ठीक है, और उनको क्लोज करने की कोशिश करो। डेफिनेटली बहुत सारे गैप्स आपके प्रिपरेशन में होंगे, आप माइक्रो थीम को एनालाइज करोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि वैल्यू एडिशन करना है, ठीक है। अब वैल्यू एडिशन कैसे करना है हम ये बता देते हैं आपको। सिंपल वैल्यू एडिशन करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अब हम सिविल जेली में अभी क्या करेंगे, आपको 12 FLTs देने वाले हैं, 12 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। 12 फुल लेंथ टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। एक सेकंड मुझे इधर लिखने दो,
मुझे अगर पता होता कि ये इधर लिखना होगा तो मैं स्लाइड ही ऐसी बनाता ताकि मैं उधर लिख पाऊँ, ठीक है। तो हम 12 फुल लेंथ टेस्ट देने वाले हैं, अगर आप देख पाओ तो सिविल दिल्ली में, ठीक है। अब 12 फुल लेंथ टेस्ट का हमारा क्या मतलब होता है कि हर एक जीएस पेपर 3 राउंड हो जाए, राइट, 3 राउंड हो जाए। अब 3 राउंड से में हम ये कोशिश करते हैं, जब हम जीएस पेपर 1 को 3 बार अगर उसका पेपर हम बना रहे हैं, जीएस पेपर 1 का, राइट, जीएस पेपर 2 भी 3 बार आएगा, 3 भी 3 बार आएगा, 4 भी 3 बार आएगा। तो इस 3 राउंड में हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक्स न्यूज में रहे हैं उन पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, नए डायमेंशन पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आपके लिए ये मॉडल आंसर इन 12 क्वेश्चन का इटसेल्फ सर्व एज ए कंटेंट टू प्रिपेयर, राइट, इटसेल्फ सर्व एज ए कंटेंट टू प्रिपेयर। ये कंटेंट आपको इसका भी प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, राइट। नाउ मॉडल आंसर पढ़ने से क्या फायदा होगा, कैसे वैल्यू एड होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमारे स्क्रीन पे एक एग्जांपल भी है कि मॉडल आंसर से कैसे आप कंटेंट आपका बेटर होगा। इसको समझो जरा कि जो मॉडल आंसर होता है ना, वो ऑलरेडी एक प्रोसेस्ड कंटेंट होता है। प्रोसेस्ड कंटेंट मतलब क्या, कि आपने बुक पढ़ी, फिर एक लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की, फिर जाके एग्जाम में आंसर राइटिंग करोगे, अपने लिस्ट से आंसर कॉपी में लिखोगे। बट मॉडल आंसर्स आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। यहां से पढ़ना है, एक लेवल ऑफ प्रोसेसिंग हटाई और डायरेक्ट लिख दिया कॉपी, ठीक है। सो मॉडल आंसर इज द प्रोसेस्ड कंटेंट, ठीक है। और बेटर मॉडल आंसर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर आप मॉडल आंसर देखोगे तो दे आर नॉट दैट गुड क्वालिटी। अगर आप नाउ मॉडल आंसर पढ़ने से होगा क्या, इसको समझते हैं कि यू गेट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कंक्लूड करना है, उसके बॉडी में कैसे पॉइंटर्स वे में लिखना है, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग कि तुमको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का फॉर्मेट समझ में आता है किसी भी टॉपिक को। बुक में पढ़ोगे तो टॉपिक पढ़ लिया, समझ नहीं आया कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। मॉडल आंसर पढ़ोगे तो तुमको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का फॉर्मेट, सबसे पहली बात तो ये पता चलेगा। दूसरी बात, हर एक टॉपिक के लिए क्या इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, ठीक है, क्या कंक्लूजन लिखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको जो है वो पता चलेंगी, ठीक है। सारी चीजें जो है आपको पता चलेंगी। तीसरी बात, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, राइट। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप जैसे बहुत बड़े बड़े आर्गुमेंट्स लिख रहे हो, रेदर देन उसके 3 लाइन के आर्गुमेंट्स के बजाय अगर आप बहुत बड़े बड़े आर्गुमेंट्स लिख रहे हो, रेदर देन इस 3-4 लाइन के बराबर में आप एक कीवर्ड लिख सकते थे, राइट। अब वो कीवर्ड कहां से मिलेगा आपको, मॉडल आंसर से मिलेगा, और उस कीवर्ड का आपको बैंक बनाना पड़ेगा, राइट। मॉडल आंसर से आपको नए नए डायमेंशंस मिलेंगे, ठीक है, नए नए डायमेंशंस मिलेंगे, क्योंकि हम मॉडल आंसर को रिसर्च करके ही बनाते हैं। उसके बाद मॉडल आंसर से क्या मिलेगा आपको डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, ये कैसे सब्सटेंशिएट किया जाता है उसका तरीका मिलेगा। जो पॉइंट्स यहां बने हुए हैं अगर आप देख रहे हो तो कैसे इसके अंदर चीजों को सब्सटेंशिएट किया गया एग्जांपल डाल के, कैसे आप अपने रिपोर्ट्स जो आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो कैसे हर एक पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने में यूज कर सकते हो, ये मॉडल आंसर पता चलता है। तो मॉडल आंसर को पढ़ना, ऑब्जर्व करना, उससे कीवर्ड का बैंक बनाना, ये सारा काम आपको करना पड़ता है इसी टाइम पे, राइट। तो अगर कोई स्टूडेंट 12 के 12 मॉडल आंसर्स को पढ़ता है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि पूरा सिलेबस एक बार इन 12 के 12 एफएलटीज में हम कवर कर देते हैं। नए टॉपिक से भी आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद कुछ भी नया चल रहा हो, कोई टॉपिक पुराना, बहुत पुराना टॉपिक में अगर कोई नई न्यूज आई हो जैसे, वो भी हम हिट कर देंगे मॉडल आंसर के अंदर। तो दैट इज वन लेवल ऑफ व्हाट प्रिपरेशन, राइट। तो ये वैल्यू एडिशन आप इस तरीके से कर सकते हो। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मार्केट में डेटा बैंक भी उठा लेते हैं, दैट आल्सो वर्क्स, बट मॉडल आंसर पढ़ोगे तो आपको टॉपिक के साथ कैसे उस चीज को अलाइन करना है ना, वो पता चल पाता है, राइट। बहुत डेटा बैंक पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो जैसे आपके खुद के कुछ डेटा अगर आपने बैंक बनाया हुआ है इन्हीं मॉडल आंसर्स को पढ़ते पढ़ते, तो वो आपको ज्यादा रिटेन रहेंगे। एग्जाम्पल, मैं आपको 100 डेटा की एक बैंक दे दूं और आपने सब याद कर लिया, बट एग्जाम प्रेशर में राइट टाइम पे राइट डेटा रिकॉल करना वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। और वो जो कर पाता है वही उसी का एग्जाम निकल रहा है, राइट। सो दैट्स अनदर लेवल ऑफ स्किल दैट यू हैव टू मास्टर। सो आप देखोगे दिस इज द मॉडल आंसर्स अगेन, दिस इज अगेन अ स्क्रीनशॉट ऑफ मॉडल आंसर्स। अगर आप हमारे मॉडल आंसर्स को देखोगे, दीज आर रियली गुड, डेंस कवरेज है, ठीक है। कोट भी आपको नए नए यूनिक मिलेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन में कोड ही डाल दिया। वी ट्राई टू डू दीज इनोवेशंस, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे वी ट्राई टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, हम कोशिश करते हैं क्या, ऐसे ब्रैकेट बना के डाल दें, ठीक है। यानी कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल है जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो सबका वैल्यू एडिशन आपको मॉडल आंसर से ही मिल पाता है, ठीक है। पुराने बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर you can do by reading the model answer of 12 full length test, की बहुत मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये आप जरूर करें ताकि आप अपने कंटेंट को बेटर कर पाए, ठीक है। तो हमने पहले क्या सीखा कि हमको पीवाईक्यू माइक्रो थीम के बेसिस पे बेस नोट बनाना है। दूसरा,
मॉडल आंसर्स के से हमको वैल्यू एडिशन लेना है, ठीक है। अगर ये तो 12 FLTs हैं ऑलरेडी, आपने कुछ कुछ अपने FLTs लगाए भी होंगे या सेक्शनल टेस्ट लगाए भी होंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, प्रीलिम्स को क्लियर करने से पहले, वो अगेन आप उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। उनसे जो डेटा निकाल सकते हो वो सारी चीजें करोगे, प्लस ये 12 जो फुल लेंथ टेस्ट है वो एडिशनल है, जो आई थिंक एक साथ नहीं रिलीज होंगे, हर हफ्ते रिलीज होते जाएंगे, जैसे कि हमारा जो भी टेस्ट का शेड्यूल होगा उसके हिसाब से। तो जो पुराने आपने किए होंगे, अगर आपने जो भी प्रैक्टिस की उसको भी आप रिवाइज कीजिए इन्हीं के साथ, राइट। सो दैट्स द सेकंड लेवल ऑफ थिंग दैट यू कैन डू। नाउ द थर्ड थिंग इज द करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर तो आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बट अभी तक जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, जो माइक्रो थीम, जैसे हमने माइक्रो थीम बेस नोट्स बनाए, तो वो भी किसी ना किसी इशू पे बनाया होगा। तो उस इशू पे जब आप एक्स फैक्टर खोलोगे तो जो भी करंट में चीजें हैं, क्योंकि हमने अपना एक्स फैक्टर अपडेट कर दिया है, यू विल गेट एवरीथिंग देयर ओनली, ठीक है। उसके बाद जब तुम लिस्ट से मॉडल आंसर्स को प्रिपेयर कर रहे हो, जो हम 12 फुल लेंथ टेस्ट में मॉडल आंसर्स दे रहे हैं उसके, उसमें भी जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो भी करंट चीज है वो भी सारी चीजें उसमें जा चुकी हैं। करंट डायमेंशंस पे हमने सारा क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बहुत सारा करंट अफेयर्स वाला पार्ट आपका ऊपर कवर हो रहा है, राइट। आपको ये बात पहले समझ में आनी चाहिए कि आप करंट अफेयर को एक सेपरेट कैटेगरी मत मानो, ठीक है। ऑलरेडी एक्स फैक्टर नोट से और जो है FLTs के मॉडल आंसर से बहुत सारे टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स में जो चल रहे हैं वो कवर हो रहे हैं, बट उसके बाद भी वहां पे जो गैप्स रह जाएंगे वो आपको यहां से फिल करना है, ठीक है। अब वो कैसे करोगे, इसमें भी दो चीजें हैं, दो कैच है, एक तो पहला और दूसरा, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर मैं इधर हट जाऊं, सो दिस इज फर्स्ट कि सबसे पहले आपको ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन कोई भी है उसको पढ़ना होगा, राइट। कोई भी आप एक ले लो, एनी वन दैट यू कैन टेक, राइट। हमारे सिविल जैली की तुम बर्निंग इशू भी ले सकते हो, वो ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन नहीं है, बट हर महीने की कंपाइलेशन आती है और उसमें 20 इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हर महीने होते हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जा सकता है, राइट। सो यू कैन जस्ट पिक अप और उसको खत्म कर सकते हो, राइट। ना उसको भी खत्म करने का क्या तरीका है, मान लो तुमने कोई भी एक ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन पकड़ी, इसको बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज तुम भटक जाओ, राइट। इसको बहुत ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई भी तुमने ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन ली, ईयर लॉन्ग, ठीक है, करंट अफेयर्स की ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन ली। अब क्या जो भी ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन लोगे वो 1000 पन्ने के आसपास की होगी, तो क्या सब पढ़ जाना है कवर टू कवर? बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको सिंपल, जैसे तुमने पॉलिटी की कोई ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन उठाई, ठीक है, पॉलिटी की कोई भी ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन उठाई और सबसे पहले उसके इंडेक्स पे 10 मिनट दोगे, यानी कि क्या, सबसे पहले आपके उसको इंडेक्स पे 10 मिनट देना है। जो टॉपिक्स आपने बेस नोट्स बनाते समय एक्सपेक्टर से पढ़ लिए, ठीक है, जो टॉपिक्स आपने FLTs में पढ़ लिए, सबसे पहले उनको काट दो आप, सीधी बात है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। अब उनको भी पढ़ने बैठ गए कि उसमें नया क्या है, चलो देख लेते हैं, तो जो नए टॉपिक्स है ना वो छूट जाएंगे। तो आपको सिंपली जो 1000 पन्ने की जो लिस्ट से ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन बन जाएगी, अगर आप उनको जब देखोगे और इंडेक्स पे टाइम इन्वेस्ट करोगे और जो पुरानी चीजें हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी हैं उनको काटना शुरू करोगे, तो यू विल फाइंड देयर कि वो पूरी जो 1000 पेज की जो कंपाइलेशन थी वो 200 पेज में आ जाएगी, 200, 250, 300 पेज में आ जाएगी मैक्स। सो उसमें से आपको नए टॉपिक्स पहले क्लियर करने हैं, उसके बाद आपका अगर टाइम बच रहा है जैसे, तो आप चाहो तो पुराने टॉपिक्स में भी कुछ कुछ टॉपिक्स पे सेलेक्टिवली रिविजिट कर सकते हो। इट इज योर टेक ऑन दिस, राइट, तुम्हारा कॉल है उसमें, राइट। सो इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स का गैप कम हो जाएगा और जो 1000 पन्ने की जो ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन होती है वो आप उसको बहुत छोटा कर सकते हो बाय सेलेक्टिव रीडिंग इट। सेलेक्टिव कैसे करना है कि ऑलरेडी जो इश्यूज आपने पहले ऊपर के 2 पिलर्स में किए, उनको क्या करोगे, काट दोगे, सिर्फ उनको करोगे जो कि अभी बचे हुए, ठीक है, जो नए हैं उनको करोगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स जो है प्रिपेयर होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट कैच कि क्या अभी भी 360 डिग्री कवरेज हो चुका है क्या हमारे कंटेंट का, तो अभी भी कुछ बचा है, उसको बहुत ध्यान से सुनना। इज द सेकंड थिंग, अगर आप यहां देख पा रहे हो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में यू विल फाइंड कि ऐसे बहुत सारे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स आए जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन गए यूपीएससी में, मेंस में, राइट। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा पाऊं तो लेट मी जस्ट स्क्रॉल, तो अगर आप देखोगे यहां पे, तो अगर जूम कर पाऊं मैं, प्लेनेटरी डिफेंस मिशन, ठीक है, दैट ट्रैक्स एस्टेरॉइड, यहां पे क्या होता है, प्लेनेटरी प्रोटेक्शन, ऑल दीज थिंग्स आर, ये 8 सितंबर का है, ये आप देखो 15 अगस्त 2024 का, ठीक है, अगर आपको दिख पा रहा हो, इफ आई कैन जस्ट यहां देखो, ठीक है, 15 अगस्त 2024 का ये, और तुम देखो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ गया उस पर, ये देखो व्हाट आर एस्टेरॉइड्स,
ठीक है। नाउ अब ऐसा नहीं है कि एस्टेरॉइड्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लैनेट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और एस्टेरॉइड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मैंने नहीं पढ़ा या आपने नहीं पढ़ा थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब भी मैंने पढ़ा था क्या होता है, ठीक है। बट न्यूज में आ गया, ठीक है, तब आप एक बार रिविजिट कर लो ताकि आपका कंटेंट बेटर हो जाए। अब मैं अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन से तो इसका आंसर लिख ही दूंगा, बट वो जेनरिक हो जाएगा। और मीन्स में आप देखोगे कंटेंट का बहुत गेम ऊपर हो चुका है, जब से आप देखोगे नए टॉपर्स आए हैं, श्रुति शर्मा एंड दिस अनिमेश प्रधान एंड ऑल दीज पीपल, तो कंटेंट का गेम बहुत अप हो गया। तो आपको जब आपको माइक्रो थीम एनालिसिस पता होगी, करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनको एक बार पकड़ के आप वापस से रिविजिट कर लो, अपने कंटेंट को वहां पे स्ट्रॉन्ग कर लो, राइट, ताकि मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बेटर कर पाओ, राइट। नहीं तो क्या होगा कि आंसर जनरेट हो जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। अगेन अब यहां पे आप देखोगे कि NHAI ने क्या किया, टोलिंग सिस्टम पे कुछ लेट्स से हमारे पास एक न्यूज आई हुई है, वो किसकी है, 8 जून 2024, यानी कि प्रीलिम्स के बाद 8 जून 2024 की एक न्यूज है, ठीक है। 12 सितंबर को भी यही न्यूज ऑलमोस्ट आई थी। अब ऐसा नहीं कि हमने टोल सिस्टम के बारे में पढ़ा नहीं, ठीक है, बट ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का, 2024 मेंस का ही क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि अगर हम प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो करंट अफेयर्स है इसको भी लाइटली नहीं ले सकते। कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर होंगे जो कि कुछ आएंगे और यूपीएससी उस पे क्वेश्चन पूछ दे, स्पेशली आपको GS2 या GS3 में देखने को मिलेगा ये, राइट। GS2 या GS3 में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि ये टॉपिक आपने पढ़े नहीं होंगे, ऑलरेडी आपने पढ़े। कोई भी चीज अचानक से यूपीएससी में नहीं आती, कोई भी इशू अचानक से जैसे नहीं आता, कुछ ना कुछ उस पर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। बट रिसेंट में अगर कोई डेवलपमेंट हुई और आपने उसको पढ़ लिया, आपका कंटेंट स्ट्रांग हो गया और क्वेश्चन आ गया, तो सोचो कितने कॉन्फिडेंट हो गए आप उस 3 घंटे में जहां पे बहुत स्ट्रेस होता है, राइट। सो आपको ये वाला भी जो जैसे पिलर है करंट अफेयर्स का, ईयर लॉन्ग के साथ साथ ये प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी ट्रैक करना पड़ेगा करंट अफेयर्स को। अब क्या न्यूज़पेपर पढ़ें इसके लिए दिन रात बैठ के, तो नहीं, न्यूज़पेपर मत पढ़ना। न्यूज़पेपर इज अ डेली हैबिट थिंग, आई डोंट से कि न्यूज़पेपर मत पढ़ना, राइट। न्यूज़पेपर इज अ डेली हैबिट थिंग, 30 मिनट 40 मिनट जो भी आप गुजारना चाहो न्यूज़पेपर के साथ, बट डोंट मेक इट अ पार्ट ऑफ स्टडी। उससे आप टॉपिक रिकॉग्निशन करो, राइट। अगर आपको लिस्ट से प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन बता देता हूं मैं, कि आप हमारी बर्निंग इशू पढ़ सकते हो। बर्निंग इशू मैगजीन आती है मंथली, ठीक है, उसमें सिंपल 20 इश्यूज होते हैं, सिंपल 20, यहां पे लिखने दो मुझे। अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ट्रैक करना है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ट्रैक करना है आपको करंट अफेयर्स, क्योंकि उसका वेटेज बढ़ रहा है अचानक से, आपको जैसे 4 से 5 क्वेश्चन GS2 और GS3 मिला के मिल सकते हैं ऐसे, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वो लेट्स से एडिटोरियल्स आए हों और जिसपे क्वेश्चन बना हो, तो इन 4 से 5 क्वेश्चन को लाइटली नहीं लिया जा सकता, राइट। तो उसको ट्रैक करने के लिए या तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो 1-1 घंटे लगा के, या आप न्यूज़पेपर को अपनी डेली हैबिट थिंग बना के रखो 30 मिनट 35 मिनट की, कि क्या टॉपिक्स आया, क्या चल रहा है देश दुनिया में, उसको पता करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिखा, पढ़ लिया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। लेकिन अगर आपको एक्चुअली टारगेटेड स्टडी करनी है मेंस के लिए ना, तो उसके लिए आप सिंपली बर्निंग इशू का यूज कीजिए, हमारी मैगजीन का, राइट। अब बर्निंग इशू जो मैगजीन है वो, इसमें 20 इश्यूज होते हैं महीने के, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसपे मेंस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो 20 इश्यूज हम यहाँ पे दे देते हैं। आप सिंपली उसको लेके बैठिए, सबसे पहले इंडेक्स के साथ टाइम इन्वेस्ट कीजिए, आप पाएंगे कि 20 इशू में जैसे 10 इशू तो ऐसे हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, एक्स फैक्टर में भी हो गया, जैसे मॉडल आंसर्स में भी हो गया, बट वो फिर से आया हुआ है तो उस पर कुछ कंटेंट आ गया, हो सकता है कुछ कुछ चीजें नहीं दिख जाएं। तो एक महीने जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते, कई घंटे एक्सपेंड करते, उससे बढ़िया है कि आप 2-3 घंटे एक बार लो, टॉपिक्स को काटो, जो चीजें पढ़ी हुई है ऑलरेडी, जो चीजें नहीं आती हैं वो पढ़ लो, काम खत्म, राइट। दिस इज हाउ इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू कैन डू दिस। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर कंटेंट। अब मैं आपको समराइज कर देता हूं कि मैंने क्या बताया, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। तो मेंस में स्कोर करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना है तो 2 चीजें करनी पड़ेंगी। आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्थ बनाना पड़ेगा। फंडामेंटल्स में FD लिख दे रहा हूं, ठीक है, प्लस आंसर राइटिंग में एक्स फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद कंटेंट स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है, कंटेंट स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो कंटेंट को स्ट्रांग करने के कितने तरीके मैंने बताए आपको, 3 तरीके। पहला, बेस नोट्स बनाओ, कैसे, माइक्रोथीमेटिकली बेस नोट्स, ठीक है। दूसरा, मॉडल आंसर्स को, प्रोसेस कंटेंट को, मॉडल आंसर्स के FLTs को अपना एक कंटेंट का सोर्स समझो और इसको प्रिपेयर करो, ठीक है। तीसरा, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करो, CA।
अब सीए में भी कैच है, एक ईयर लॉन्ग प्लस प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाले टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, और इनको कैसे कर सकते हैं वो सब मैंने बताया। ये 360 डिग्री अप्रोच से आपके जो है कंटेंट को क्या कहते हैं अच्छे से कवर करा देंगे। यहां पे देख लो, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स, एक्स फैक्टर, कंटेंट के लिए बेस नोट बनाओ, मॉडल आंसर के एफएलटीज, करंट अफेयर्स के लिए ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन, उसके भी इंडेक्स में पहले आपको टाइम बिताना है, उसके बाद आपको जाके जैसे उस पे नए टॉपिक्स को पढ़ना है। अगेन प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप बर्निंग इशू उठाओ, 20 इंपॉर्टेंट इश्यूज हम कवर करते हैं, हर मंथ की उठा लो, टाइम बहुत बचेगा, और इस तरीके से आप कंटेंट को 360 डिग्री कर पाओगे। और इस तरीके से अगर कंटेंट कर लिया तो हर एक पेपर में यू विल बी फाइंडिंग कि 16 से 17 क्वेश्चंस ऐसे हैं हर पेपर में जिनके टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं या कंटेंट आपको आता है, और 20 में से 16-17 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए यूपीएससी के मेंस के पेपर में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, जैसे किसी पेपर में, तो जिनको आपको मैनेज ही करना पड़ता है, राइट। उसकी कोई तैयारी आप कर नहीं सकते, आपको मैनेज ही करना पड़ेगा, ठीक। अब इसका तरीका भी मैंने बता दिया कि आपको कि आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स के लिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं। दूसरी वीडियो अभी तक आई थिंक रिलीज हो गई होगी यूट्यूब पे, इस लेक्चर के बाद जाके देख लेना, डायरेक्टिव से बहुत ही रिसर्च कंटेंट बनाया। तो 5 वीडियोस ये फ्री, इससे ये स्ट्रांग हो जाएगा। डिस्कशन हमारे साथ लोग एक्स फैक्टर इंक्लूड करा देंगे तुम्हारी कॉपी में। बाकी ये मेहनत आपको करनी है, हम इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, बेटर कंटेंट ला सकते हैं, बेस नोट्स के लिए एक्स फैक्टर ला सकते हैं, एफएलटीज के मॉडल आंसर बेटर कर सकते हैं, अपनी क्वेश्चन फ्रेमिंग को यूपीएससी के साथ अलाइन करके बना सकते हैं। तीसरा, करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको हम क्या दे सकते हैं, बर्निंग इशू का, प्रीलिम्स और मेंस के लिए बर्निंग इशू दे सकते हैं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इस सारी चीजों में, कि आप ये सारी चीजें कर रहे हो, और जब आप डिस्कशंस लेते हो ना मेंटर के साथ, जैसे हमारे साथ आप डिस्कशंस ले रहे हो, ठीक है, तो एक मेंटर ये सारी चीजें तो आपको हमारा कहता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जो स्मैश मीन्स प्रोग्राम में जो भी मेंटर्स होते हैं, मैं हूं, शुभम सर है हमारे, स्वतंत्र सर है हमारे, इन लोगों के अंदर यू विल फाइंड कि रैंकर्स आए हैं, ठीक है। सो वी एग्जैक्टली नो कि क्या प्रोसेस से रैंकर्स आते हैं। लेट्स से किसी को हमने कोई सजेशन दिया कि दिस इज द पाथ दैट यू हैव टू गो, अब वो लड़का उसमें 19-20 करके कोई चीजें, मे बी जो भी पाथ हम सजेस्ट कर रहे हैं दैट इज नॉट फुल प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो उसको एग्जैक्टली बैठ ही जाए, तो उसमें 19-20 करके कुछ वो तैयारी कर रहा है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ठीक है उससे कम ही कर रहा है, बट क्या वो ऐसा तो नहीं कि 19 के बजाय 17 कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां अगर वो चला गया तो सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। सो द थिंग इज कि एज ए मेंटोर जब भी हम डिस्कशंस लेते हैं तो हमारी एकेडमिक डेप्थ अपने आप में, हमें फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग, हमारी एनालिसिस, प्लस हमारे साथ स्मैश में क्या होता है कि बहुत सारे रैंकर्स भी जुड़ते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू वाले भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल मीन्स वाले स्टूडेंट जुड़े हुए। नाउ हमारे पास एक मेंटर जो इनके साथ जुड़ा हुआ है और उनकी कॉपीज देख रहा है, बार बार पढ़ रहा है, सो ही आल्सो गेट्स टू लेट्स से लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। एंड नाउ विद दैट वो सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं अदर लोगों को जब डिस्कशन होता है। तो दिस इज हाउ एक पीयर रिव्यू भी जो है स्टूडेंट को मिलता है थ्रू मेंटर ओनली, राइट, थ्रू मेंटर ओनली, कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कैसा कंटेंट जा रहा है थ्रू आउट, क्या एवरेज कंटेंट जा रहा है। अगर आपने लेट्स से उस पे बहुत ही बुरा कंटेंट लिख दिया तो विल एक्सपोज दिस डायरेक्टली टू यू कि देखो तुम्हारा कंटेंट इस पे बहुत बुरा जा रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डू, राइट, दिस इज व्हाट वी डू एंड दिस इज हाउ यू हैव टू गो। ये आपको सिंपल करना है और इसमें आपको बहुत पुश करना पड़ेगा, बहुत आसान नहीं है, राइट। नाउ ये तो करने वाली बात हो, ठीक है। अब क्या किस तरीके से बढ़े आगे, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कितना टाइम किसको देना चाहिए, ये बहुत कंफ्यूजन है, स्पेशली अमंग द बिगिनर एस्पिरेंट्स, ठीक है। वेटरन एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी मेंस दिए हैं उनको कुछ ना कुछ तो पता ही है, और ऑब्वियसली अपने प्रीवियस लर्निंग से कुछ ना कुछ स्टडी में चेंज लाके वो अपना लेट्स से क्या कहते हैं टाइम टेबल वाली चीज तो समझते हैं किसको कितना टाइम देना है, ठीक है। बिगिनर एस्पिरेंट्स में जो पहली बार लेट्स से प्रीलिम्स को क्लियर किए हैं उनको थोड़े बहुत डाउट रहते हैं कि कितना टाइम किसको देना चाहिए, क्या GS2 को लेट्स से 10 दिन दें, 15 दिन दें, 20 दिन दें, या GS4 को 20 दिन दें, कितना टाइम किसको दें, राइट, दैट्स द गेम, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि रोड मैप क्या होना चाहिए आपका 2025 के लिए। अब अगर आप मेंस को कंफर्टेबली क्लियर कर रहे हैं या आप 80 से 90 के बीच में लेट्स से स्कोर लेके आ रहे हैं, 80 से 90 के बीच में स्कोर लेके आ रहे हैं, क्या लिखता हूं, ठीक है। लेट मी जस्ट सी द चैट्स, राइट, लेट मी जस्ट सी द चैट्स, ओके। सो ग्रेट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे जो है आप रोड मैप ले सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु हैव क्लियर द प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास अब टोटल 85 डेज है, ठीक है, टोटल जो है हमारे पास 85 डेज, ठीक है। और तब हमने क्या किया कि हमने
इस 85 डेज का 5 डेज हटा दो आप एक बार, क्योंकि वहां पे तो आप बस रिवीजन ही रिवीजन करोगे, वहां पे आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते। तो हमने इसको 40 डेज और 40 डेज के अंदर 2 फेज में बांट दिया, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर आल्सो, ठीक है। सो देयर इज अ फर्स्ट फेज ऑफ 40 डेज एंड देयर इज अ सेकंड फेज ऑफ अनदर 40 डेज, ठीक है। नाउ फर्स्ट फेज में आप मेनली क्या करोगे, पहले के 40 दिनों में आप क्या करोगे कि अपना प्रिपरेशन करोगे, कंसोलिडेशन करोगे, यानी कि ऊपर जो चीजें हमने बताई आपको कि कैसे कंटेंट प्रिपेयर करना है, आंसर राइटिंग की फंडामेंटल्स पे काम करना है, ठीक है, करंट अफेयर्स को कैसे डील करना है, मॉडल आंसर्स को कैसे डील करना है, माइक्रो थीम पीवाईक्यूज को कैसे करना है। अगर आपने ऑलरेडी किया तो उसके वन पेजर बनाना शुरू करो और कंसोलिडेट करो, एक जगह लाके माइक्रो थीमेटिकली अरेंज करो। ये सारी जो चीजें हमने बताई वो आपको पहले 40 दिन में करनी, ठीक है। तो उसका जरा एक बार टाइम टेबल लिख लेते हैं कैसे हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द ब्रॉडर टाइम टेबल वी हैव अराइव्ड। दिस इज फॉर द फेज 1। फेज 2 के लिए भी दूसरा टाइम टेबल मैं दिखाता हूं। तो फेज 1 दूसरा टाइम टेबल नहीं है, वो कंटिन्यूएशन नहीं है, ये पहले 40 दिन का कुछ टाइम टेबल है। आप इसको देखो, ये बहुत ही बैक एंड फोर्थ के बाद में बनाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में जो भी आया हमने बना दिया। वी हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो रैंकर्स बने हमारे पिछले साल के, मेरे खुद के लवन्या हो गई, या फिर यू टॉक टू अबाउट सुमित हो गया, या हर्षिता 163 रैंक, या मुकुंद हो गया 191 रैंक, एंड अदर गाइज ऑल्सो टॉप 200 के ये तो बच्चे थे। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं, लाइक आई थिंक 696 प्रियंका है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। 465 समथिंग या 456 समथिंग, लाइक प्रीति रपार्थी, राइट, शी वाज माय स्टूडेंट ओनली। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज फॉर द फर्स्ट 40 डेज की कैसे आप अपना प्रिपरेशन एंड कंसोलिडेशन कर सकते हो, ठीक है। प्रिपरेशन एंड कंसोलिडेशन कर सकते हो, इसका ये एक टाइम टेबल। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि फेज 1 में 40 दिन, ठीक है। अगर आपको दिख पा रहा हो तो लेट मी जूम इन फॉर यू, राइट। फेज 1 में 40 दिन, ठीक है। अब हमने इस 40 दिन को 10-10 दिन में बांट दिया, 10-10 दिन में बांट दिया, ठीक है, 10-10 दिन में बांट दिया। और फेज 1 40 दिन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 28 मई से लेके 6 जुलाई तक। 6 जुलाई तक फेज 1 चल रहा है अपना, ठीक है। अगर आप यहां देख पा रहे हो तो 6 जुलाई तक अपना फेज 1 चल रहा है। कहां से, 28 मई से। 28 मई कब थी, कल थी, आज हमारी 29 है, यानी कि हम एक दिन पीछे चल रहे हैं, राइट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने कल से तैयारी शुरू कर दी होगी, राइट। एक दो दिन रेस्ट लेने के बाद, 26 और 27 मई रेस्ट लेने के बाद 28 मई से आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, राइट। तो अब हमने क्या किया कि इन फर्स्ट फेज को 40 दिन के 10-10 दिनों में बांट दिया, ठीक है। स्टार्ट और एंड कब हो रहा है ये भी पता चल गया आपको। अब आपको क्या करना है कि अगर आप बिगिनर हो, लेट्स से फर्स्ट टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो पहले 10 दिन है ना, उसमें क्या करोगे, ऑप्शनल का पेपर 1 का 50% कंप्लीट करो। सिमिलरली दूसरे 10 दिनों में ऑप्शनल पेपर का 50% कंप्लीट करो, पेपर 1 का। पेपर 2 का अगेन 50%, पेपर 2 का अगेन 50%। यानी कि आप देखोगे तो आप 20 दिन लो, 10-10 दिन का स्लॉट बांटो और अपने ऑप्शनल को 20 दिन में कंप्लीट कर जाओ, पेपर 1 को, ठीक है। उसी तरह अगेन 20 दिन का एक स्लॉट लो जिसमें 10-10 दिन बांटो, 50-50% करके 40 दिन में अपने ऑप्शनल के आप क्या कर लें, सिलेबस कवरेज कर लीजिए, ठीक है। सिलेबस कवरेज कर लीजिए, सिलेबस कवरेज कर लीजिए, ढंग से आप उसे रिवाइज कर लीजिए। 1 पेजर आप अपने नोट्स बना लीजिए ऑप्शनल के, ठीक है। 1 पेजर नोट से हमारा क्या मतलब है, रिफाइन कर लीजिए अपने नोट्स को। दूसरा टॉपर वाइज जो है, टॉपर के थीम वाइज आंसर भी आप पढ़ लीजिए, राइट। ऑप्शनल का अगर देखोगे टॉपर्स के आंसर वगैरह पढ़ना बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट आपको एनालिसिस मिल जाए। और हम जीएस के लिए तो ये एक्स फैक्टर आपको कराते ही कराते हैं, क्योंकि हमारी टीम खुद ही एनालाइज करती है, एंड वी डोंट डील विद द दिस थिंग ऑप्शनल। तो दिस इज यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, या कहीं आपको और हेल्प मिल रही है तो वो आप कर सकते हो। नाउ हाउ टू गो अबाउट जीएस, राइट। तो आपको ये बात समझ में आना पड़ेगा कि आपको ऑप्शनल और जीएस डेली लेकर चलना है, ठीक है। आप छोड़ नहीं सकते ऐसे। हो सकता है से कि आपका 2 दिन बाद जीएस का पेपर हो तो उस दिन आप ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे उसके 2 दिन पहले से, ठीक है। या आपका ऑप्शनल का पेपर हो तो आप 1-2 दिन पहले से जैसे जीएस नहीं पढ़ रहे, ऐसा बीच में आप इंप्रोवाइज कर सकते हो, बट ब्रॉडर आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है और उसके बाद इसमें 19-20 आप कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। बट आप इससे भटक ना रहे हो, दिस इज दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, राइट। नाउ आप क्या कर सकते हो जीएस के लिए, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले 10 दिन आप दो GS2 को और ट्राई करो कि मैक्सिमम टॉपिक 80% के ऊपर आप खत्म करो, ठीक है। मैक्सिमम आपको खत्म करना है, 10 दिन काफी होता है GS2 को खत्म करने के लिए। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं आपके, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR और सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस पढ़ोगे, सोसाइटी के साथ ओवरलैप करेगा GS1 के, उसको भी तुम ले सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक। तो GS2 को 10 दिन लो, प्रिपेयर करो। नाउ अच्छा, हम GS2 से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, GS2 और GS4 से हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं, आप देखोगे तो हमने सबसे पहले अपने टाइम टेबल में यहाँ पे 10 दिन दिए GS2 को, फिर दिए GS4 को। तो उसका जो रीजन है, पहले आप ये समझो कि
GS2 और GS4 ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मार्क्स लाए जा सकते हैं, यूपीएससी मार्क्स अवार्ड कर रहा है। 134 इज द हाईएस्ट इन व्हाट आई हैव सीन अभी तक इन GS2 और 141 इज द हाईएस्ट इन GS4। वहीं आप देखोगे तो GS1 और 3 में मार्क्स उतने नंबर ऊपर नहीं आ रहे। तो जहां नंबर आ रहे हैं पहले उनको ढंग से प्रिपेयर कर लें, अगर जो कि मोस्ट, अगर GS4 देखोगे तो बहुत ही निगलेक्टेड एरिया होता है स्टूडेंट्स का, राइट। तो जहां नंबर आ सकते हैं पहले उन पे काम कर लेते हैं, राइट, ताकि हम यूपीएससी में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो 10 दिन काफी है फॉर GS2, 8 दिन काफी है फॉर GS4, ठीक है। GS4 अपने आप में एथिक्स का पेपर आप देखोगे तो उसमें ज्यादा सब्जेक्ट नहीं, एथिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, राइट। अब आप GS2 में देखोगे तो देयर मिनी सब्जेक्ट, राइट, अलग अलग। अगेन आप 10 दिन लो, GS1 पढ़ लो, ठीक है। GS1 पढ़ लो, GS1 भी आपका 10 दिन में खत्म हो जाएगा मोटा मोटा। मैं कैसे कह रहा हूं, कैसे कि लेट्स से हिस्ट्री हो गया आपका और ज्योग्राफी हो गया और आपका क्या हो गया, सोसाइटी, राइट। सोसाइटी आपका सोशल जस्टिस जैसे GS2 के साथ ओवरलैप करेगा और 10 दिन काफी अच्छा होता है। इसमें आपको कोशिश करना है कि आप 80% से ऊपर कंप्लीट कर पाओ। आपने कुछ कुछ पुराना पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी कंसाइज किया हुआ है, तो आपके लिए एडेड एडवांटेज है, राइट। अब आप प्रैक्टिस करो और आंसर का, हियर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो आपके लिए एडवांटेज है। और 12 दिन हमने दिया है GS3 के लिए। 12 दिन सबसे ज्यादा क्यों दिया है 12 दिन GS3 के लिए, क्योंकि GS3 के अंदर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। तो ये इतने सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो इट विल टेक टाइम, राइट। नाउ अगर आप देखोगे तो ये आपका लगभग जो है 28 मई से लेके 6 जुलाई तक चल रहा है, 40 दिन। 40 दिन में आपका ऑप्शनल आप खत्म कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट राउंड ढंग से नोट्स वोट बना के आपने जो ऑलरेडी पुराने बनाए होंगे उसमें जो भी गैप्स हैं उसको फिल करो, बाकी सारी चीजें करो। और लगभग आप GS ये जो चारों सब्जेक्ट्स है ना, 40 दिन के अंदर आप 70 से 80% का गेम सॉर्ट कर रहे हो। किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, राइट। बट हो सकता है कि अगर किसी में जैसे आपने GS4 आपका ऑलरेडी कंप्लीट था, ठीक है, आपने रिवाइज किया, 5 ही दिन लगे, उसको आपने मैनेज कर लिया इधर। दिस इज व्हाट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, यू कैन टेक द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। इन 40 दिन के अंदर हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ FLT खत्म हो जाएगा। यानी कि आप देखोगे तो सबसे पहले हमने पेपर क्या बनाया है, GS1 का, GS2 का फर्स्ट FLT, फिर GS4 का, फिर GS3 का, फिर GS1, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहला GS2 का, फिर GS4 का, GS1 का, फिर GS3 का। यानी कि इन 40 दिनों में टॉपिक को, सिलेबस के कवरेज के साथ साथ आपको फर्स्ट राउंड ऑफ FLT पे क्या हो जाएगा, आपने लिख लिया होगा, हमने पोस्ट डिस्कशन ले लिया होगा, आपके पास लेट्स से बहुत सारे इनपुट्स होंगे हमारी तरफ से कि आप अपने आंसर्स में कैसे एक्स फैक्टर ला सकते हो, कैसे आप अपने आंसर्स के फंडामेंटल्स को सही कर सकते हो। तो ये सारी चीजें लगभग 40 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जहां पे आप सिलेबस का कवरेज करोगे, अपना 1 पेजर नोट्स बनाने की कोशिश करोगे, थीम वाइज टॉपर्स के आंसर जो भी मटेरियल है उसको यहाँ पे यूज करने की कोशिश करोगे, और इसमें डेज जो दिए गए हैं उसमें आप 19-20 खुद से कर सकते हो, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज बाकी के 40, ठीक है। हमारे पास टोटल 85 डेज थे, हमने 40 दिनों में कन्वर्ट किया और बाकी का 5 दिन हमने फाइनल पुश के लिए दे दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट 40 डेज आपको क्या करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कि अगेन नेक्स्ट 40 डेज को हमने 10-10 दिन का एक स्लॉट बांटने की कोशिश की, यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपका जो नेक्स्ट 40 डेज का जो स्लॉट शुरू होता है वो कब से शुरू होता है, 7 जुलाई से शुरू होता है और खत्म कब होता है, 15 अगस्त तक, ठीक है। और 15 अगस्त को जो न्यूज आई थी वो हमारे मेंस के एग्जाम में भी आ गई, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा, अगर आपको याद हो तो 15 अगस्त तक ही आपका चलता है क्या, सेकंड फेज, जहां पे 40 दिन हम ले रहे हैं। नाउ आप क्या करोगे, अब वापस से ऑप्शनल को 7-7 दिन देना शुरू करोगे और खत्म करोगे। यानी कि 7 4 28 डेज, राइट। 28 डेज यहाँ पे आपके हो जाएंगे, 7-7 दिन आप हर ऑप्शनल को दे रहे हो, मतलब कि 14-14 दिन आप दे रहे हो हर एक ऑप्शनल के पेपर को, और 7-7 दिन के अंदर डिवाइड करके जो है आप क्या कर रहे हो, उनको 50-50% खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। अब नाउ आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अपने मन से इंप्रोवाइज भी कर सकते हो, ठीक है, इंप्रोवाइज भी कर सकते हो। उसके बाद देखोगे GS2 का जो सेकंड टाइम जो रिवीजन आपको करना है, तो हमने ऑप्शन समझ लिया, राइट, हमने ऑप्शन समझ लिया कि 7 4 28 डेज लगेंगे, हमारा ऑप्शनल एक बार सेकंड रिवीजन में भी चला जाएगा, हम ऑप्शनल के टेस्ट वेस्ट भी दे के आएंगे, जो भी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 दिन फिर से लगेगा आपको क्या, कि आप GS का जो है 2 का रिवाइज कर लो, 7 दिन बहुत है। जो बाकी चीजें छूटी थी उनको आप कंप्लीट करो, बाकी जो चीजें छूटी थी उनको कंप्लीट करो और बाकी वापस से रिवाइज करो। अगेन GS4 में 5 दिन नहीं लगेंगे आपको, GS1 और 3 में ज्यादा दिन लग सकते हैं, राइट। अब GS1 में क्योंकि पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी की बात की थी, अब हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेट्स से पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है, इसको आप
मॉडल आंसर्स पढ़ के ही निपटा सकते हो आप। 2-3 मॉडल आंसर्स पढ़ लेना, हमारे कुछ सेक्शनल टेस्ट के कुछ मॉडल आंसर्स, कुछ एफएलटी के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनके, और कुछ प्रीवियस ईयर के, ठीक है, या कुछ टॉपर्स के नोट्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको भी एक बार देख लोगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो चीजें छूटी रहेंगी वो मैनेज करने की कोशिश करो, ठीक है। अगेन 8 दिन हमने फिर से दिया जीएस के लिए। सो इस पर्टिकुलर इतने टाइम के अंदर जो है टोटल आप देखोगे तो हमने 17 दिन दे दिए किसको, टोटल अगर देखा जाए अभी तक हमने 17 दिन दे दिए GS2 को। उसके बाद हमने 13 दिन दे दिए GS4 को, क्योंकि हमने 8 दिन पहले दिया था, 5 दिन अब दिया, 8, 5, 13। उसके बाद हमने अगेन 10 दिन और दिया था और 8 दिन और यहाँ दे दिया GS1 को, तो 18 दिन दे दिया टोटल GS1 को। इस टोटल प्रिपरेशन में बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस 18 दिन दे दिया GS1 को, और उसके पहले हमने 12 दिन या 11 दिन दिया था, लेट्स सी, 12 दिन दिया था यहाँ पे और 8 दिन दे दिया यहाँ पे, यानी 20 दिन हमने दे दिया GS3 को, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो GS3 में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा है, बट नंबर भी अगर आप देखोगे तो एवरेज मार्क्स लास्ट ईयर जो भी रहे हैं 85 to 90 के बीच में रहा है, यानी कि यूपीएससी ज्यादा मार्क्स दे नहीं रही, राइट। टॉपर्स भी अगर आप देखोगे तो 110 के ऊपर आई थिंक बहुत कम मुझे मार्कशीट दिखी जाते हुए, जिसमें 110 का स्कोर जा रहा है GS3 में, राइट। उसके बाद भी हमें ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, बट डेफिनेटली वो देना ही पड़ेगा आपको क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा है इसके अंदर। सो दिस इज हाउ कि आपने चीजों को किया और एक ब्रॉडर प्लान आपको मिल गया कि यहाँ पे जो है GS2 के लिए आप मोस्टली जो देते हो, कितना दिन देते हो, 17 दिन देते हो, इसके लिए 13 दिन देते हो। GS4 के लिए अगर आपको दिख पा रहा हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ, GS2, GS4, इसको आपने दिया 8 दिन इधर और 10 दिन इधर, यानी कि कितना, 18 दिन फॉर GS1 और अगेन आपने दिया इसको 20 दिन फॉर GS3, ठीक है। तो अगर आप देखो जो हमने फेज 2 में चीजों को डिवाइड किया, फेज 1 और फेज 2, अगर आप नहीं भी डिवाइड करते हो तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि आपको इतने दिन से ज्यादा किसी एक पेपर को नहीं देना है। ऐसा नहीं कि GS2 आप 25 दिन पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि GS3 आपने 1 महीना पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप GS4 को लेकर 13 दिन हमने दिया हुआ है, आप 20 दिन से ऊपर पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं करना है। तो आपको एक ब्रॉडर पता चल गया कि किसी भी एक सब्जेक्ट को बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस कितने दिन में खत्म करना है, राइट। और बहुत डिटेलिंग में जानना है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे तो अगेन हमारा इस 40 दिन के पीरियड में सेकेंड राउंड ऑफ एफएलटीज हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो लास्ट वाले में लास्ट दिन था हमारा एफएलटी, उसको आप मान के चलो कि हम इसी में ले रहे हैं, इसी फेज में। तो अगेन आप देखोगे कि 4 एफएलटीज, यानी कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में अगेन जो है हमारा एक बार एफएलटी दूसरा राउंड का हो गया। नाउ जो पहले राउंड में हमने सजेशन दिए थे वो आप यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करोगे, प्लस जो गैप्स रह गए थे उसको फिल करने की कोशिश करोगे, प्लस मॉडल आंसर्स आपने पुराने वाले एफएलटीज के पढ़े होंगे, जो फर्स्ट राउंड ऑफ वाले एफएलटीज के, उनसे जो इनसाइट मिलेगी, डेटा बैंक मिलेंगे, हो सकता है कहीं कहीं यहाँ अप्लाई हो रहे हो, उनको अप्लाई करने की कोशिश करोगे। तो दिस इज व्हाट यू डू फॉर द नेक्स्ट 40 डेज, राइट। और हमने प्रैक्टिस के लिए भी जो सेशंस बना रखे हैं, लाइक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू कंटिन्यूअसली, राइट। ट्राई टू राइट 5-10 क्वेश्चंस एवरी डे, 5 क्वेश्चंस मिनिमम एवरी डे लिखने की कोशिश करो। मे बी दे कैन बी PYQ, मे बी दे कैन बी सेक्शनल टेस्ट ऑफ, जैसे हमारे ही सेक्शनल टेस्ट जो भी हम देते हैं, 12 एफएलटीज देते हैं प्लस सेक्शनल टेस्ट भी देते हैं। यू कैन राइट इट एट योर होम, राइट, एंड गेट इट इवैल्यूएटेड, राइट। वो इवैल्यूएशन भी हो जाता है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन नेक्स्ट 40 डेज। उसके बाद क्या होगा कि अभी भी ये पूरा खत्म नहीं हो रहा है, 40 डेज खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। 40 डेज अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। लेट्स सी कि ये करने के बाद आपको जो है 4 दिन का, यानी कि आपका जो ये जो सारा काम होगा अब कितने दिन में हो जाएगा, 7 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड मुझे जरा इरेज करने दो, थोड़ा हौच पौच हो रहा है, लेट मी जस्ट इरेज इट, व्हाट इज दिस मैन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आओ, मैजिक पेन मुझे यूज करने दो। तो 7 जुलाई से हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हो रहा है, 15 अगस्त को खत्म हो रहा है। बट ये जो सारा काम हमने 3 अगस्त तक कर लिया है, ठीक है, 3 अगस्त तक कर लिया है, ठीक है। अब आप ये देखो 3 अगस्त तक हमने ये सारा काम कर लिया। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, अगेन मुझे रेड पेन ले लेने दो, 3 अगस्त तक हमने यहाँ पे लाके खत्म कर दिया। वेदर 3 अगस्त, ओके, 3 अगस्त तक हमने सारा काम ही खत्म कर दिया, 3 अगस्त तक। अभी क्या है कि यू विल फाइंड कि जो थर्ड राउंड ऑफ एफएलटी होता है ना, वो यूपीएससी के एग्जाम को मिमिक करता है एकदम, यानी कि आप हर दिन 2 पेपर लिख रहे हो, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड राउंड ऑफ एफएलटी है वो कब से है, 8, 9, 10, यानी कि 3 तारीख को जब आपका ये सारा काम खत्म हुआ, आपके पास 4 दिन और बचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इन चारों पेपर के जीएस पेपर्स को बस कंसोलिडेट ही कर रहे होगे, कंसोलिडेट करोगे, ठीक है। और एग्जाम मिमिक करोगे जाके कब, 8, 9, 10 को। इस समय हमारा फुल लेंथ टेस्ट जो है
फाइनल राउंड ऑफ एफएलटी हो जाता है। दैट इज एग्जाम के ऑलमोस्ट 10-12 दिन पहले हम आपको एक बार यूपीएससी एग्जाम का रियल मिमिक करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि 3 अगस्त तक हमने सारी चीजें निपटाई। 4 दिन का जो बफर है, यहाँ पे हम बाकी जीएस पेपर्स को पूरे दिन पढ़ के रिवाइज करेंगे, फिर जाके यहाँ पे ऐसे का टेस्ट, एफएलटी, जीएस 1, 2, 3, 4 का जो भी हमारा सुबह और शाम का जो पेपर होगा उसको आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, नाउ ये करने के बाद जो है यहाँ पर आई थिंक 10 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा। अगेन अगले 3 दिन आप अपने ऑप्शनल पे दे सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल का टच छूट जाएगा अगर आप जैसे पूरा टाइम जब जीएस दोगे, तो ऑप्शनल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अगेन। ठीक है, 13 अगस्त तक। और उसके बाद जो है अगेन आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास आ गया है, 10 दिन बाद ही एग्जाम है, तो आप 2-2 दिन का स्लॉट देके 2-2 दिन का स्लॉट देके सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो जीएस 2 दिन दिया, जीएस 3 को रिवीजन किया, 2 दिन दिया, जीएस 4 को रिवीजन किया, अगेन 2 दिन दिया, जीएस 1 को रिवीजन किया, और लास्ट टाइम पे ऐसे और जीएस 2 का रिवीजन किया। और अगेन आप ऐसे का पेपर दो क्या आओगे, मेंस का जैसे पेपर जीएस 1, 2 का दे के आओगे, और मेंस अगेन जीएस 3 और 4 का पेपर दे के आओगे, राइट। इफ यू कैन सी दिस, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ तो ऐसे करके, इफ यू कैन सी दिस, राइट। दिस इज द ब्रॉडर टाइम टेबल। और यहाँ पे आप चाहो तो ऑप्शनल का 1-2 घंटा पढ़ सकते हो, इफ यू आर लेट्स से नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि ऑप्शनल पढ़ना चाहिए। अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू, राइट। तो ये 40 दिन का फेज के बाद दैट इज फाइनल पुश वाला फेज। फाइनल पुश वाले फेज में आप 2-2 दिन, 1-1 दिन, 1.5 दिन दे के जो भी अपने हिसाब से करना चाहो जैसे रिवीजन करो, और फाइनली आप जो है मेंस का एग्जाम दे के आओ। कब? 22, 23, 24 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद अगेन आपका ऑप्शनल पेपर होगा अगले हफ्ते में। दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट। तो आई थिंक आपको एक पूरा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल गया होगा कि कैसे जाना है। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम टेबल। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ताकि इसी के अराउंड आप अपनी प्रिपरेशन करो, इतने टाइमलाइन के अराउंड अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर इट फॉर यू, राइट। दिस इज फेज 1 का टाइम टेबल, लेट मी जस्ट क्लियर इट फॉर यू। ओके, ये क्लियर हो गया। चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। अगेन दिस इज फेज 2 का टाइम टेबल, दिस इज, ठीक है। नंबर ऑफ डेज ओवरऑल उतने ही रहेंगे। ठीक है, इसमें ऐसे इंक्लूड नहीं है। ऐसे का अनदर सेशन आई थिंक इस कॉन्क्लेव में होने वाला है, वहां पे जो हमारे ऐसे के हेड हैं वो उसको आपको बताएंगे कैसे इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है। दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट दिस। इसके ज्यादा, इससे आप 19-20 कर सकते हो, 15-25 नहीं कर सकते। 25 तो कर ही नहीं पाओगे, टाइम कम है। 15 करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। और इस पर्टिकुलर फेज में आप क्या करते हो, एप्लीकेशन एंड इनरिचमेंट करते हो। ये बताना आपको मैं भूल गया, लास्ट टाइम बता देता हूँ। एप्लीकेशन मतलब क्या, कि जो भी हमने पोस्ट डिस्कशन में बताया वो अब नेक्स्ट राउंड ऑफ एफएलटीज में अप्लाई करोगे। और इनरिचमेंट का मतलब क्या, कि एक राउंड ऑफ एफएलटी ऑलरेडी हो चुका है, अब आपने एक राउंड ऑफ आपका सिलेबस कवरेज हो चुका है, अब यहाँ पे आप कंसोलिडेट कर रहे हो, इनरिच कर रहे हो, डेटा फैक्ट्स डाल रहे हो। ठीक है, ऑल चीजों को कंसोलिडेट करके और छोटा कर रहे हो, इनरिच कर रहे हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, अगेन फिर आप ये सब करने के बाद 2-4 दिन का वापस से कंप्लीट रिवीजन लेके हमारा जो फाइनल राउंड है उसको मिमिक करोगे, एंड देन अगेन ऑप्शनल रिवाइज करोगे 2-3 दिन पूरा। उसके बाद अगेन आप जीएस पे चले जाओगे, फाइनल पुश देके, दैट इज द फाइनल पुश हियर। फिर मेंस का एग्जाम दोगे, और यहाँ पे लिखा है ऑल द बेस्ट, राइट। दिस इज ऑल द बेस्ट। तो नाउ इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ सिविल्स दिल्ली, you are already in the able's hand. Now if you think कि nobody is going to, if you're thinking of let's say कि आपको मेंस के टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस ढंग से गाइडेंस मिल पाए और आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाओ, एटलीस्ट प्रोसेस को ढंग से क्लियर कर पाओ, सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको इस क्यूआर कोड के थ्रू हमें मैसेज करना है। आवर मेंटर्स, हमारी टीम से हमारे जो मेंटर्स होंगे या काउंसलर्स होंगे, दे विल कॉल यू, दे विल टेल यू द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम, और उसके बेसिस पे दे विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग। मे बी समटाइम्स आई ऑल्सो कम टू द कॉल इफ द स्टूडेंट आस्क, अगर वो वेटरन एस्पिरेंट होता है तो इंटरव्यू अगर दिया रहता है तो, या फिर जो भी है, समटाइम्स इट डिपेंड्स। तो you can get the details of our program from this thing, right? You can just message us, take the screenshot of this particular QR code. Now, this is it from my side. Thank you and stay tuned with Civils JDI.